नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। दरअसल यूपी में अब सर्किल रेट के नियमों में बदलाव किया गया है, तो इसके लिए क्या फ़ायदा मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, सर्किल रेट होता क्या है, ये सब पूरी बात समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं। एक तो प्रदीप मिश्रा जी है जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, और दूसरे वेंकट राव साहब हैं जो रेरा एक्सपर्ट हैं। सर, आप दोनों का टीवी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल प्रदीप सर आपसे है कि ये जो सर्कल रेट के नियमों में बदलाव किया गया है, तो इससे घर खरीदारों को फायदा मिलेगा क्या? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये यूनिफाइड सर्कल रेट सिस्टम है क्या। यूपी गवर्नमेंट ने एक नया यूनिफाइड सर्कल रेट सिस्टम लॉन्च किया है जो पूरे स्टेट में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। जी। पहले हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग फॉर्मेट था, जिससे कई बार कंफ्यूजन काफी हो जाती थी। अब एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम है। इस सिस्टम में एरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्पेशली अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। जी। और इसके अंदर 15 सब क्लासेस हैं। अब सिटीजन खुद ही अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस कर सकता है और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकता है बिना किसी टेक्निकल हेल्प के। तो मुझे लगता है ये रिफॉर्म स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, जो इस सिस्टम से एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चर और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। और साथ ही कंस्ट्रक्शन एज पर डेप्रिसिएशन भी 20 से 50% तक स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इससे बायर को समझने में बहुत आसानी होगी और वो खुद स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करके और राइट कैलकुलेट करके भर सकते हैं। जी। वेंकट सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि सर, ये जो नियम बदले गए हैं, तो इसको एज ए रेरा एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं? इसमें ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी या कोई लूप होल्स निकल के सामने आ सकता है? आप सर, आप अपने आवाज़ को अनम्यूट कर लीजिए। सर, आप म्यूट में हैं। सॉरी सॉरी बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़ती है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे, एक अलग अलग रेट्स नोटिफाई हुआ करते थे, सर्कल रेट्स। सो इस वजह से वो कैलकुलेशन, इनफैक्ट वो सर्कुलर्स को आइडेंटिफाई करके उस पर कैलकुलेशन करना और उसके बाद उस ड्यूटी को एक सब रजिस्ट्रार के सामने ले जाके पेमेंट करना, एक अपने आप में एक इसमें मैं कहूँगा एक प्रोफेशनल की तरह एक पूरा सिस्टम काम करता था। अब एटलीस्ट डायरेक्ट ग्राहक को ये तो पता रहेगा कि ये यूनिफाइड है, इसका मैं ऑनलाइन भी एसेस कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर रेट्स एक स्टैंडर्डाइज रेट्स है अक्रॉस, चाहे वो अपना सिर्फ सब कैटेगरी देखें, यानी कि मेरा रेजिडेंशियल यूनिट है या मेरा कमर्शियल प्लॉट है, किस जगह पे है मेरा, यानी कि अर्बन लोकेशन में है या सेमी अर्बन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्लूडिंग जो लैंड का जो लोकेशन है, रोड से एबटल टू द रोड जो वैल्यूएशन होती थी, जो काफी मिसचिफ होता था, जिसमें मेरे ख्याल से वो सब चीजों का एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसमें एक स्ट्रीमलाइन होगा। और आई वुड से कि अंडर हैंड डीलिंग्स जो है वो कम हो जाएंगे इससे। जी। जी प्रदीप सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे इसमें मान लीजिए बायर का तो समझ में आ गया, जैसा वेंकट सर ने भी बताया, लेकिन होटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? क्योंकि पेट्रोल पंप्स अमूमन देखते हैं आप हाईवेज पे ही होते हैं या मेन रोड पे ही खोलने की होती है। जैसे होटल्स वगैरह भी है, तो उसके लिए भी ज़मीन जो एलोकेट करते हैं या होटल वाले जो भी मतलब ऑनर होते हैं, वो मेन रोड को ज़्यादा प्रीफर देते हैं। तो क्या उनके लिए सर्किल रेट बढ़ जाएगा? देखिए, इसमें भी क्लैरिटी दी गई है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, तो पहले तो इसका वैल्यूएशन क्लियर किया गया है। और दूसरा, अगर आपके पास होटल है तो होटल है तो उसके लिए भी एकदम क्लैरिटी दी हुई है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, और उसके वैल्यूएशन को साइंटिफिक तरीके से निकाला गया है। मतलब यहाँ पर अगर पेट्रोल पंप है तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है और कमर्शियल की भी कैटेगरी डिफाइन की गई है। तो आपको उसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा समझने की कोई अब दिक्कत आने वाली है। एक रेशनल मेथड अप्लाई किया गया है जिसे आम आदमी आसानी से समझ के उस पर काम कर पाएगा। जी, आम आदमी की बात करते हैं सर, आम आदमी पे ही आ रहे हैं। वेंकट सर, मैं आपसे इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जी। कि जो होटल्स है, हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, सिनेमा हॉल है या कोचिंग सेंटर है या फिर फार्म हाउस है या सेमी कमर्शियल यूनिट्स है और रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इन सब के लिए स्पेसिफिक वैल्यूएशन जो रेट्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
तो पहले इन प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होता था वो नॉर्मल तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कोई क्लियर गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अब स्पेशली हर कैटेगरी को मेंशन किया गया, मतलब इसके सेपरेट रेट्स रखे गए हैं और वो रेट स्टैंडर्डाइज है। मैं एग्जांपल के तौर पे, ऐसे आपने मुझसे पेट्रोल पंप पूछा, अगर आप पेट्रोल पंप खरीद रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो कमर्शियल यूज है जैसे मैंने बताया, और रेवेन्यू जनरेटिंग है। तो सिमिलरली होटल और हॉस्पिटल जैसी प्रॉपर्टीज भी अपने स्पेसिफिक रेट के साथ आएगी, और फार्म हाउस का वैल्यूएशन भी अलग से होगा, क्योंकि वो जनरली बड़े एरिया होते हैं और एग्रीकल्चर लैंड पे होते हैं। तो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्रॉपर्टी, इससे जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है या रेजिडेंशियल ऊपर बना हुआ है, तो मिक्स लैंड यूज टाइप की प्रॉपर्टी, इन सब चीज में पूरी तरह से अब नए सिस्टम में क्लैरिटी दी गई है। मतलब क्लैरिटी पूरी दे दी गई है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। वेंकट सर, मेरा सवाल आपसे है अब कि जो आम बायर है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ या कोई आम आदमी है घर खरीदने जा रहा है, तो पहले मान लीजिए हाईवे के पास जो घर खरीदता था उसकी सर्किल रेट ज़्यादा होगी, या फिर गाँव में मान लीजिए नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूँ मैं, तो एक्सटेंशन में जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेन रोड पर है उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या बस और जो गाँव में है उनकी कम होगी क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखिए मनीष जी, बिल्कुल रहेगा ये। इनफैक्ट मार्केट रेट से आपको काफी जो एक्सरसाइज से क्लोजेस्ट लाने की कोशिश की गई है। तो डेफिनेटली, क्योंकि जैसे अभी प्रदीप जी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जो कैटेगराइजेशन की गई है वो क्लियर है, और इंक्लूडिंग रोड से कितना दूर, कौन सी एरिया में पड़ता है, सेमी अर्बन अर्बन, उसके बेसिस पे रेट्स तय किए गए हैं। एक क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वो एक कंफ्यूजन जो है वो इनवेरिएबली जो रहता था वो एलिमिनेट किया गया है इससे। जी, मतलब कि किसी तरह कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है ताकि सब कुछ क्लियर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके। और चूंकि रेरा भी कई सालों से लगातार प्रयास में है और लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में तब्दीली देखने को मिली भी है। तो सर प्रदीप सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्लॉज होता है, इसमें 15 सब क्लॉजेज बताए गए हैं, तो थोड़ा सा उन क्लॉज के बारे में बताएंगे क्या है ये, और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? देखिए, जो इसके अंदर 15, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, 15 सब क्लॉसेज हैं जी। और नए यूनिफाइड सर्कल रेट में एरियाज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। और इन तीनों कैटेगरीज के अंदर टोटल 15 सब क्लॉसेज बनाए गए हैं। जी। ये सब क्लॉसेज इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर, जो बेसिस के ऊपर डिसाइड किए गए हैं। जी। मतलब अगर अर्बन एरिया में कुछ पार्ट्स ज्यादा डेवलप्ड होंगे तो उनके सब क्लासेस अलग होंगे, और अगर कम डेवलप पार्ट्स होंगे तो उनके अलग होंगे। इससे हर प्रॉपर्टी का सही और फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी मेन रोड के बिल्कुल पास है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, और वहां सब क्लास हायर होगी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी मेन रोड से दूर है तो वहां जो सब क्लास है उसकी वो लोअर होगी। तो ये सब क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने आप में एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि इससे इंश्योर होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज की सिमिलर वैल्यूएशन हो। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लोग अक्सर कंप्लेन करते थे कि वैल्यूएशन अनफेयर हो रहा है। तो नए सिस्टम में इसको फेयर करने की कोशिश की गई है। जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कई लोगों का ये था कि वैल्यू अनफेयर दिखाया जा रहा है, और ऐसा कई केसेस सामने आ भी चुके हैं। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े केसेस भी आए हैं इस चक्कर में। तो सर वेंकट सर, मेरा सवाल आपसे है कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितना ईजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है खास करके एनसीआर में, प्रॉपर्टी से ज़्यादा वैल्यू टीएम चार्जेज और रजिस्ट्री चार्जेज में चली जाती है। कई बार देखा गया है कि 10% तक उससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो अब क्या लगता है, इस सिस्टम के बाद कुछ ईजी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का? देखिए, एक एस्पेक्ट तो जरूर इजी हो जाएगा, आपकी वैल्यूएशन साइड जरूर इजी हो जाएगा। बाकी एस्पेक्ट्स कहेंगे कि जो क्योंकि उसमें क्लैरिटी आती है, तो मैंने जैसे कहा थोड़ा सा इसमें जो कंफ्यूजन या जो मिडिलमैन जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते थे वो हट जाएगा। तो उससे आपको, क्योंकि आप अपने आप ऑनलाइन एसेस कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो आप एटलीस्ट इतना तो क्लियर रहेंगे कि इसमें ड्यूटी इतना लगना है, तो इसी तरीके से बात बन सकती है। कोई किसी तरीके का मैं कहूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके वैल्यू कम कराता हूँ बढ़ाता हूँ करके लोग जो बीच में कुछ करने की कोशिश करती है, उससे जरूर एक राहत मिलेगी। सर मेरा एक सवाल और दिमाग में मेरे आ रहा है, क्योंकि आप रेरा को देखते हैं और रेरा बनाया ही गया था इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में आ सके। तो अब आपको क्या लगता है सर, कितना बदला है रियल एस्टेट सेक्टर रेरा आने के बाद?
नहीं देखिए, डेफिनेटली बदला है ये तो। जी हम मतलब आप चाहे कंप्लेन्स आपके हो सकते हैं 1000 हो, जी बट एक बात जरूर है कि अब आप देखते हैं कि काफी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। काफी प्रमोटर्स इस बात का यूएसपी करके चलते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन सामने रखा जाए। यस, जी एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं मान सकता हूं कि कहीं कमियां रहेंगी और कहीं आपके कंप्लेन्स रह सकती हैं, बट डेफिनेटली एक जरूर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और डिस्पोजल इवन कंप्लेंट साइड भी काफी फास्ट रहा है। जी सर, रेरा से ही एक और जुड़ा सवाल है मेरा आपसे ही कि रेरा में आपको जो सबसे बड़ी चैलेंजेस अभी भी फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को, वो क्या है सर, चुनौतियाँ? क्योंकि कई बार देखा गया रेरा चाहते हुए भी उन चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं वहाँ भी। तो वो लूप होल्स क्या है और आप लोगों को क्या चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने? देखिए, लूप होल्स तो ज्यादा क्या है, सबसे मेजर कंप्लेंट आज के तारीख में रेरा से अगर कोई है तो जी वो उसकी जो हमें एक्सपीरियंस रहा है, 7 साल 8 साल हुआ है एक्ट आए हुए, जी जो इसमें रिजिडिटी है उस पर्टिकुलर एरियाज को हमें एड्रेस करना चाहिए। और जो डायनामिक्स या जो कंप्लेंट्स हमें सामने आती है, इवन मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन साइड भी काफी ग्रीवियंसेस हैं अलॉटीज जी का, कि क्विकली जो है उनके डिक्रीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। जी और वो फिर भी रेरा दूसरे सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे करना पड़ता है, सो ऑन सो फोर्थ। जी उसके चलते हुए अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जी और जहां स्पेशली मान लीजिए जो प्रोजेक्ट नहीं है, स्टकअप है, उनमें एक रेजोल्यूशन की एक क्लैरिटी आना जरूरी है। नहीं तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स आज भी देखते हैं कि ये स्टकअप रहती हैं। जी हाँ, डिलेस जहां तक प्रोजेक्ट की कहेंगे वो मेरे ख्याल से काफी हद तक कंट्रोल में आई हैं। बट जी यस, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और अगर इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली बेटर रहेगा। मतलब आपको लगता है कि अभी भी मॉनिटरिंग लेवल पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि और ट्रांसपेरेंसी आ सके और बायर्स के लिए और सुविधा हो सके। सर प्रदीप सर, मेरा डेफिनेटली। सवाल, अगला सवाल आपसे है कि जैसे आपको लगता है कि ये सिस्टम यूपी के लिए तो लाया गया है, तो पूरे इंडिया में सिस्टम को लाना चाहिए, और लाना चाहिए तो क्यों लाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा कि यूपी का जो यूनिफाइड सर्कल सिस्टम है अपने जी आप में ये एक मॉडल है जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए। जी करंटली अगर हम बात करें तो हर स्टेट का अपना अलग सर्कल रेट सिस्टम है, जी और स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट्स, कैटेगरी और रूल्स होते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रॉपर्टी कंपेयर करना चाहो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एनआरआईज और इंटर स्टेट इन्वेस्टर्स के लिए तो मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि लोकल आदमी तो एक बार जाके अथॉरिटी में पता भी कर लेता है, लेकिन जो जी वहां नहीं रह रहा उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो यूपी में जो ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बनाया है, जी 15 सब क्लॉजेस, क्लियर एप्रिसिएशन रूल्स और स्पेशल प्रॉपर्टी कैटेगरीज और रोड डिस्टेंस फैक्टर के साथ, ये जी सब अपने आप में बहुत साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट है। अगर सभी स्टेट्स इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे, और कहीं हद तक सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि कई बार टाइटल क्लैरिटी के कारण नहीं आता, वो जी भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे मुझे लगता है कि सीरियसली विचार करना चाहिए। यूपी ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, इसे जी पूरे इंडिया में भी करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि इसको पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पूरे इंडिया में देखने को मिले, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो था अब तो बहुत सुधर चुका है। सबसे ज़्यादा बदनाम यही सेक्टर था, जबकि ऐसा आप देखें तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कई सारे बड़े बड़े लोग, नामचीन हस्तियों ने कुछ ऐसे खेल किए जिसके बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में लोग, आम निवेशक जिसकी बात कर रहा हूँ, डरते हैं। क्योंकि अभी भी कई केसेज हैं, अगला सो हम उसी पे करने वाले हैं, कि जो आपने देखा होगा अभी सुपरटेक के, सॉरी, जेपी ग्रीन्स के मनोज गौर जी की ईडी से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से चालू हो गया कि भैया केवल जेपी ग्रीन्स ही क्यों, इतने सारे बिल्डर्स लाइन लगा के बैठे हैं। तो सर वो खैर अलग मैटर, उस पर हम अगला शो करेंगे। सर वेंकट सर, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन एज होता है, मान लीजिए कोई अपार्टमेंट 15 साल पुराना है और कोई 5 साल पुराना है, तो इसका डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा इस नए सिस्टम में? जैसे प्रदीप जी ने कहा, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने, 20 से 50% तक का एक स्टैंडर्डाइज एजिंग वाइज एक रेट्स दे दिए। तो जी उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए एक पीरियड है आपका 10 साल पुराना है तो जी 20% लगेगा। इस तरीके से उन्होंने डिप्रिसिएशन आपके वैल्यूएशन में लगा रखी है, तो उतना आपका रिड्यूस हो जाएगा वैल्यूएशन।
क्योंकि मेरा ये सवाल करने का मकसद है, हमारे सोशल मीडिया पे सवालों की भरमार हो गई जब ये स्टोरी चली, तो उसमें ये पूछा जाने लग गया कि अब क्या मेन रोड पे ज़मीन खरीदना ज़्यादा महंगा हो जाएगा या थोड़ा दूर जाके खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो इन सवालों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक्सपर्ट के जरिए पब्लिक को बताया जाए कि मामला है क्या। जी सर, कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए महंगा सस्ता नहीं होगा, बल्कि इससे मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। तो इस वजह से मेरा मानना है कि पॉजिटिव रहेगा इनफैक्ट इम्पैक्ट इसका, कि ये नहीं है कि सर्कल रेट्स, क्योंकि पहले वैल्यूएशन में जैसे कहें कि वो मतलब वो एक एक गेम खेला जाता था, एटलीस्ट वो अब नहीं रहेगा। तो उससे एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि सर्टेनिटी ये सर्कल रेट का ये है, तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रहेगा और इस पे उतना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट कदम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ा गेम वैल्यूएशन में ही होता था और सर्कल रेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता था। तो सर प्रदीप सर, आपको क्या लगता है कि अब थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी, जैसा आपने बताया भी, तो इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा? क्योंकि आजकल हर आदमी अपना फ़ायदा देखना चाहता है। कोई मकान मान लो 1 करोड़ का लेने जा रहा है तो सबसे पहले देखता है कि यार मेरा सर्कल रेट में कितना खर्चा आएगा, मेरे TM चार्जेज में कितने खर्चे लगेंगे अगर रीसेल में जा रहा है तो सर इनसे आपको क्या लगता है खरीदारों को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा और कैसे होगा? देखिए मनीष जी, मेरे को लगता है और सर यूनिफाइड दूसरा, सर्कल। सॉरी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि एक समझा दीजिए आसान भाषा में कि सर्कल रेट होता क्या है और लागू कैसे होता है? ठीक है, पहले सर्कल रेट पे आते हैं। जी टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग एरियाज के एक स्टैंडर्ड रेट्स फाइनल करती है। जी उस स्टैंडर्ड रेट्स को इसीलिए फाइनल किया जाता है कि मान लीजिए दो लोगों ने आपस में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करी और ट्रांजैक्शन एक एक्स रेट पे करी, तो उसमें कैश कंपोनेंट ना हो, इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर एरिया का एक रेट फिक्स करती है कि इससे बिलो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर इससे बिलो भी हो रही है तो वो नोटिस में आएगी अथॉरिटीज के और स्टैंप ड्यूटी उसी के ऊपर पे होगी। और ये सर्कल रेट का जो स्टैंप ड्यूटी पे करता है बायर, ये अथॉरिटीज के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू का काम करता है। और फिक्स रेट का होना आम आदमी को प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एक आइडिया भी, फेयर रेट का भी आइडिया देता है, और किस रेट पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, मिनिमम किस रेट के ऊपर, वो भी क्लैरिटी देता है। ये तो आपका हुआ सर्कल रेट। जी इसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती है एज पर मार्केट कंडीशंस। मार्केट में रेट ऊपर जा रहे हैं तो सर्कल रेट भी ऊपर जाएंगे। ज्यादातर अब से तक देखने को मिला है कि सर्कल रेट बढ़े ही हैं, कम बहुत कम हुए हैं। जी अब आपने जब उनको पूछा कि यूनिफाइड सर्कल रेट आने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्पेशली जो पूरा प्रोसेस है बहुत इजी और ट्रांसपेरेंट हो गया है। जी अब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे, पहले जाते थे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता था कि स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस भी कई बार जाना पड़ता था या डॉक्यूमेंट राइटर से आप बात करते थे। जी कई बार आपको वैल्यूएशन ऑफिसर से बात करके और फिर उसका एग्जैक्ट रेट लेना पड़ता था। जी तो आपके यहाँ वैल्यूएशन में डिफरेंस ना आए, इसके लिए आपकी एक्साइज बहुत बड़ी थी, और इस चक्कर में कई बार डिले भी होते थे। और कभी कभी आपको अगर कम ड्यूटी आपने पे कर दी स्टैंप ड्यूटी, तो आपको एडिशनल पेमेंट भी एज अ पेनल्टी देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या, अब घर बैठे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का एरिया लोकेशन डाल सकते हैं, टाइप करके डाल सकते हैं, और एग्जैक्ट सर्कल रेट आपको पता लग जाएगा। जी तो अब ऑलरेडी ये सिस्टम बहुत इजी हो गया है, और स्टैंप ड्यूटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना, मतलब मैं कहूंगा कि जब गवर्नमेंट की वेबसाइट ही कैलकुलेट कर रही है तो ट्रांजैक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, जो कि ऑलरेडी स्टैंप ड्यूटी पता है आपको, उसी हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। इसमें कोई नया आपको अचानक पहुंचने के बाद सरप्राइज नहीं होने वाला है। जी तो इससे रजिस्ट्रेशन टाइम कम होगा, वैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं होंगे, और ओवरऑल मेरे को लगता है सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच है। तो यहाँ विन विन सिचुएशंस हैं बायर और अथॉरिटी दोनों की, तो कंफ्यूजन हटी है, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। जी, मतलब आप कह रहे हैं विन विन सिचुएशन दोनों की है, वायर की भी और अथॉरिटी की भी। तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब कैसे इस पे आगे क्या काम होता है। सर वेंकट सर, मेरा सवाल आपसे है कि जहाँ तक प्रदीप जी ने अथॉरिटी की बात की, तो अथॉरिटी में अभी भी आप जाएंगे खास करके तो सरकारी, मतलब बिल्डिंग्स तो बदल गए, सब कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी लोगों को इतना कन्फ्यूजन होता है। मैं 1-2 लोगों को ऐसा जानता भी हूँ जिन्होंने मतलब अथॉरिटी के इतने चक्कर लगाए फिर भी उनका काम नहीं हुआ। तो उनके मन में एक सवाल आता है कि चलो रेरा है, जैसे मार्केट रेगुलेटर सेबी है, जैसे RBI है, वैसे रेरा
रेरा को लोग समझते हैं, भगवान समझते हैं। तो सर रेरा इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि निश्चित तौर पे रेरा के आने से ट्रांसपेरेंसी तो आई है। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि आम लोगों की सहूलियत के लिए और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, एक फैक्टर आपको क्लियरली समझना चाहिए। रेरा एक एक्ट के अंदर जो बनी है वो अपने एक पर्टिकुलर दायरा है उनका काम करने का। जी। वो एक सुपर रेगुलेटर की तरह हम नहीं देख सकते। कई राइट। बार ये कंफ्यूजन रहता है कि रेरा का मतलब ये है कि आपके लोकल बॉडीज जो इवन अप्रूविंग, जैसे अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, नोएडा जी। अथॉरिटी चेक कहिए या यमुना एक्सप्रेसवे कहिए, ये अथॉरिटीज भी उनके अंडर आती है। नहीं है, ऐसा नहीं है। रेरा का एक अपना दायरा है। रेरा का काम अप्रूवल्स होने के बाद, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद, क्या प्रमोटर यानी कि जो बिल्डर जो है, क्या ऑब्लिगेशंस उसने ली है जो पूर्ण करना है उसे, जी। किन किन अथॉरिटी से उसे अप्रूवल लेना है, तो वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, लेने के बाद वो क्या उसको आगे बढ़ के कंप्लीट कर रहा है और टाइटल ट्रांसफर कर रहा है, ये देख सकता है। लेकिन उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इन अथॉरिटीज को किसी तरीके का कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिफरेंट एक्ट्स में और अदर लॉस में बने हुए अथॉरिटीज हैं। उनका एक गवर्निंग मैकेनिज्म अलग है। जैसे रजिस्ट्रार्स गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं। तो वो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई डायरेक्शंस आपको रेरा की तरफ से मिलेगा, जी। नहीं मिलेगा। वहां पे आपकी कोई वहां मदद नहीं हो सकती। जो प्रोसेसेस हैं वो वहीं चलेंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये सब आने से आप देखेंगे एक रिफॉर्म विद इन द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी में हो रही है। जी। उसका हमें, मेरे ख्याल से हम सबको वेलकम करना चाहिए और आई मीन एक पॉजिटिव कदम है। आई थिंक इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रेरा एक सुपर रेगुलेटर नहीं है, और इसीलिए इस सवाल को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि लोगों के मन में ये है भैया कोई भी गड़बड़ हुआ चलो रेरा के पास चलते हैं, चलो रेरा में कंप्लेन कर देते हैं। तो इसीलिए समझाना बहुत ज़रूरी था। अब सर आप दोनों एक्सपर्ट हैं, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, बारी बारी से आपसे जवाब चाहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर आज से 10 साल पहले आप कैसा देखते थे और आने वाले 10 साल बाद कैसा दिखेगा? ओवरऑल रियल एस्टेट पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, प्रदीप सर पहले आप बताइए। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर नो डाउट रेरा आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। जी। जो पहले खुला काम होता था ना, जी। वो अब हो रहा है, और हो रहा है तो वो पर्दे में हो रहा है, और वो बहुत थोड़ा हो रहा है। जी। मतलब मैं कहूंगा कि 80-85% कम हो गया है। जी। और जो बिल्कुल ही मतलब जिसके मन में सोच ही लिया कि चोरी करनी है, उसको तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन 80-85% भी कम होना, ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स हैं। और जी। अब जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्लैरिटी यूपी में आ रही है, या हरियाणा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है, तो जी। टाइटल को लेके जो फ्रॉड होते थे वो इस डिजिटलाइजेशन से करीब करीब खत्म हो गए हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से ही जब क्लैरिटी शुरू हो जाएगी, तो बाकी सारे जो भी टाइटल उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स में आते हैं, धीरे धीरे उन सब में क्लैरिटी आती रहेगी। तो ऐसे सिस्टम जो अब पिछले 5-7 सालों में देखने को मिले हैं, और आगे आने वाले टाइम में इनमें नया रिफॉर्म आता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी टाइटल को लेकर, और सबसे बड़ा फायदा इसका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स को मिलेगा, और इंडिया के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अभी और आएगा। जी, क्योंकि कहा भी गया, इसीलिए कहा जाता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब कई लोगों का तो घर खरीदा सपना होता ही है आम आदमी का, वहीं निवेश का भी सबसे पुख्ता जरिया है। लेकिन इसमें कई सारे लूपहोल्स इतने आने लग गए कि लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठते गया। जी सर, वेंकट सर अब आप बताइए कि कैसा आप रियल एस्टेट को देख रहे हैं आप? देखिए, एक शिफ्ट तो जरूर आपको दिख रहा है कि काफी ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है सेक्टर। जी। और देखिए, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बट एक डेफिनेट पार्ट तो ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, क्योंकि हमें बेनिफिट्स काफ़ी मिलती हैं। और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और आपको ये जो थोड़े बहुत जो जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि थोड़े बहुत जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स अगर कोई है तो है, बट डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको दिखता रहेगा। और जो प्लेयर्स हैं वो सीरियस प्लेयर्स हैं, वो सीरियस कॉर्पोरेट्स हैं जो प्रॉपरली डिलीवर करना चाहते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं। दो एस्पेक्ट्स थी, एक टाइमली डिलीवरी और दूसरा एक क्वालिटी डिलीवरी। ये दोनों चीजें अब मेरे ख्याल से आपको एक्चुअली दिखना शुरू होगा। एंड इन्वेस्टर जो लोकली डोमेस्टिकली जो अपने हार्ड अर्न मनी लगा रहा है, वो काफी सिक्योर फील करता है आज
के जो माहौल में, और वो मेरे ख्याल से और फर्दर इन सब कदमों से बनेगी और बेटर हो जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए ताकि लोगों को और ज़्यादा आसानी हो सके और लोगों का भरोसा इस सेक्टर पर और कायम रहे। तो उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को सर्कल रेट भी समझ में आया होगा, ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा वो भी समझ में आया होगा। तो सर, आप दोनों का TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में सर्किल रेट कितना अहम रोल प्ले करता है और ये नया सिस्टम जो आया है उससे आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। इसके लिए TV9 सदा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते रहिए TV9। नमस्कार।